अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज आप लोगों को समझाएंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो है आप थर्मोकेमिस्ट्री, उसके अलावा सिस्टम, सराउंडिंग, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके अलावा हेसेस लॉ, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को पढ़ना है, समझना है। और ये तमाम एमसीक्यूज़ जो है हम मल्टीमीडिया के थ्रू आपको पढ़ाएंगे। तब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू। जी स्टूडेंट, तब आपने इन एमसीक्यूज़ को भरपूर तवज्जो से समझना है और जो कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं उनको भी भरपूर तवज्जो से समझना है, ताकि इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह के सवाल हैं जो है वो अगर आपको चेंज करके भी पूछ लिए जाएं तो एटलीस्ट आप उनका आंसर दे सकें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ ये है, द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम whether it is brought in two or more different ways in one or several steps। स्टूडेंट, बात हो रही है कि कह रहा है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो हीट चेंज आता है वो रिएक्शन एक स्टेप में हो या वही रिएक्शन सेवरल स्टेप में हो, मतलब वही रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो, तो जो हीट चेंज आता है इसको किसने एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में किसने बताया है? ये हेसेस लॉ है। हेसेस लॉ जो है ये हमें बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो तो उसमें जो हीट चेंज है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है, जो टोटल हीट चेंज है। नंबर 2 पर आ जाइए। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन द एयर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक जगह पर हम क्या करवा रहे हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन करवा रहे हैं, तो कह रहे हैं जब वो रिएक्शन होगा तो सराउंडिंग पर क्या अफेक्ट आएगा, जो उसका सराउंडिंग है उस पर क्या अफेक्ट आएगा, हीट का, टेम्परेचर का। तो याद रखना, अगर हम किसी जगह एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाते हैं तो एंडोथर्मिक का मतलब ऐसा रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो साइडों पर हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में स्टूडेंट याद रखना कि एंडोथर्मिक प्रोसेस जहाँ पर होता है वो अपने सराउंडिंग से हीट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो लिहाजा आंसर क्या आएगा, डिक्रीज जो है टेम्परेचर सराउंडिंग एयर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पर आ जाएं। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस द हीट कंटेंट ऑफ ऑप्शन ए प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस का पता कैसे चलता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी हीट कम होती है, जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है, याद रखना। तो इसी से तो पता चलता है कि ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बने हैं उनके अंदर हीट रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है उसमें प्रोडक्ट जो होता है उसका हीट कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आ जाएं, नंबर 4 पर आ जाएं। द प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज, प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, द कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड। देखें, जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज जब हम मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन का जब मेजर करते हैं तो कंडीशन क्या होती हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन सी में हमें सब नज़र आ रहा है। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है चेंज करके भी देते हैं, 25 की बजाय वो 298 केल्विन लिख देते हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 298 केल्विन भी कह सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर को 760 टॉर भी कह सकते हैं। तो बहरहाल सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 पर आ जाएं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.184 जूल के बराबर होती है। सी ऑप्शन। अच्छा, इस सवाल को कभी चेंज करके पूछ सकते हैं। किस तरह चेंज करते हैं, चेंज करने का तरीका एक ये होता है कि वो जूल की बजाय किलो जूल कह देते हैं।
तो कोई मसला नहीं, ये जो वैल्यू लिखी है जूल में, इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा। तो याद रखना 1 कैलोरी कितने किलो जूल के बराबर है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, आपके जहन में होना चाहिए। सवाल ये वाला यूँ भी पूछा जा सकता है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होती है, तो अगर ये पूछा जाए तो कोई मसला नहीं, ये इसका क्या करेंगे, 1 अगर पूछा जाए 1 जूल में कितने कैलोरी होती है तो 1 जूल को आप क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 4.184 से, ठीक है, तो वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहरहाल अभी जो सवाल इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.184। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7 पर आ जाएं। अवेपोरेशन ऑफ वाटर इज डैश चेंज। जब कह रहे हैं कि वाटर अवेपोरेट होता है, मतलब वाटर अवेपोरेट होकर क्या बनता है, गैस बनता है, लिक्विड से गैस बन रही है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक चेंज आ रहा है। चूंकि लिक्विड जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ही गैस में कन्वर्ट होगा ना, चूंकि लिक्विड के मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 पर आ जाएं। 1 जूल इज इक्वल टू, अब यूनिट का पूछा गया है कि 1 जूल यूनिट के रिस्पेक्ट से किसके बराबर आएगा, 1 न्यूटन मीटर के बराबर आएगा, ठीक है। जूल बराबर किसके होते हैं, न्यूटन मीटर के। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 9 पर आ जाएं। नंबर 9, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन इज कॉल्ड, जो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स है जो एनर्जी के ट्रांसफॉर्म को एक्सप्लेन करती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आ जाए जी 10 पर। नंबर 10 है, फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज डिनोटेड बाय। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें डेल्टा ई की वैल्यू किस में लेते हैं, पॉजिटिव में, पॉजिटिव एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक में उल्टा होता है, नेगेटिव साइन होता है, और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव साइन होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 11 पर आ जाएं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ हीट चेंज एब्जॉर्ब और एवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। देखें कह रहा है कि वो ब्रांच जो किसी भी जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है या एवॉल्व होती है, मतलब थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो है उनको जो केमिस्ट्री की ब्रांच एक्सप्लेन करती है वो क्या कहलाती है, थर्मोकेमिस्ट्री। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 12 पर आ जाएं। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन विच टेक प्लेस ऑन हीटिंग इज अकम्पनीड बाय अ फ्लेम, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो डी ऑप्शन में देखें एवोल्यूशन ऑफ हीट, तो याद रखना ये जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक्स में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 पर आ जाएं। नंबर 13 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक। डिफरेंट रिएक्शन दिए गए हैं, याद रखना ये जो रिएक्शन बी सी डी है इसमें कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, और जहाँ भी कंपाउंड डिकम्पोज हो वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, वहाँ हीट रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये जो ए वाला है इसमें कंबस्शन हो रही है और ऑक्सीजन से मीथेन को जलाया जा रहा है, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। ज़रा समझने की बात है कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बी सी डी, इसमें कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज एंडोथर्मिक होता है, और ये फर्स्ट वाला जो है कंबस्शन है ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है जी। 14 पर आ जाते हैं। अवेपोरेशन ऑफ वाटर इज, वाटर अवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल में बात दोबारा आ चुकी है, दोबारा आ गई है, कोई बात नहीं। अवेपोरेशन का होना, वाटर का अवेपोरेट होना एंडोथर्मिक है, बात हो चुकी है। नंबर 15 पर आ जाएं। हैसेस लॉ डील विद, ये इस तरह की बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन, तो हीट ऑफ रिएक्शन हैसेस लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 पर आ जाएं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आर मेजर्ड एट, देखिए ये इस तरह की बात पहले भी आ चुकी है, कह रहे हैं किस टेम्परेचर पर मेजर किया जाता है, आपको बताया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, तो बी ऑप्शन देखिए ज़रा, 298 केल्विन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 पर आ जाएं। एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी और अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी चीज़ जो अंडर स्टडी होती है उसे सिस्टम कहते हैं, और उसका जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। बी में देखें सराउंडिंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए जो है वो ठीक ऑप्शन है, सिस्टम। जो चीज़ अंडर स्टडी होती है उसको सिस्टम कहते हैं। 18 पर आ जाओ।
द क्यू इक्वेशन क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच रिप्रेजेंट, ये हमें इक्वेशन क्या बता रही है? ये बताती है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इस वाले केस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसको हम हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जो है उसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए नंबर 19 पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डी ऑप्शन, डी इज द जो है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नंबर 20 पर आ जाएं। अ होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन फेज। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? कि जिसमें एक ही फेज हो। होमो का मतलब एक जैसा, तो वन फेज, नॉट टू फेज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 21 पर आ जाएं। दैट टाइप, स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? दैट टाइप ऑफ सिस्टम in which the exchange of energy and matter both take place between system and surrounding is called, इसको देखें, कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें हीट भी चेंज हो रही है और मैटर भी चेंज हो रहा है, दोनों चीज़ें, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे एक सिस्टम होता है जिसमें हीट चेंज होती है लेकिन मैटर चेंज नहीं होता, उसको क्लोज कहते हैं। और जिसमें कुछ भी चेंज ना हो वो आइसोलेटेड। तो यहाँ पर ओपन सिस्टम है, चूँकि इसमें मैटर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी एंड मैटर बोथ टेक प्लेस, ठीक है, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो लिहाजा ओपन सिस्टम, ऑप्शन ए। अब स्टूडेंट 22 पर आ जाएं। कह रहे द लॉ विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन अ सेम वेदर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन और सेवरल स्टेप्स। ये वही पहले भी इस तरह का एमसीक्यू हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है, ठीक है। कह रहे कि रिएक्शन, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो तो उसका हीट चेंज क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये हेसेस लॉ, बी ऑप्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट पर आ जाएं। ऐसा सिस्टम, द यूनिट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इज, हीट ऑफ फॉर्मेशन का यूनिट जो है वो है किलो जूल पर मोल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आ जाएं। स्टूडेंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 24 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स जनरली यूज फॉर मेजरिंग हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? इसकी मेजरमेंट के लिए कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर हमारे पास जो है इस्तेमाल होता है मेजरमेंट ऑफ हीट जो है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद 25 पर आ जाएं। कह रहा था रिएक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, अमोनियम गैस बनाते हैं, हीट इसमें -46.2। तो ये क्या है? एंडो है, एक्सो है, क्या है? बड़ा सिंपल है। माइनस का मतलब क्या है जी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है जी। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 पर आ जाएं। इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। चूँकि टेम्परेचर सेम है तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा, क्योंकि आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। थर्म का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर, सेम हीट, सेम टेम्परेचर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस वाले को क्या कहते हैं? आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रोसेस। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 अच्छा, कह रहे इफ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, फिर क्या कहेंगे? फिर आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे, राइट। 29 पर when ammonium chloride is dissolved in water the solution becomes cold, this reaction is। अब क्या हो रहा है? अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही डिसॉल्व किया तो क्या हुआ? सोल्यूशन क्या हो गया? कोल्ड हो गया। क्यों कोल्ड हो गया? कि इस प्रोसेस के दौरान क्या हो गया है? हीट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी ठंडा हो गया है, इसलिए हम कहते हैं ये एंडोथर्मिक है। और अगर हीट उसमें एब्जॉर्ब ना होती, इवॉल्व होती, तो वो गर्म हो जाता, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। यहाँ वाटर क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट नंबर 30 पर आ जाएं। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज मोर। ये भी मेरे ख्याल में रिपीट हो रहा है, इस तरह का सवाल पहले भी आपने पढ़ लिया है।
तो हीट कंटेंट जो है प्रोडक्ट के ज़्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 31 पर आ जाएं। कह रहे सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड लॉ ऑफ मास एक्शन आर सेम। डी ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लॉ ऑफ मास एक्शन सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द जो है ये वाला बात ठीक नहीं, इसका मतलब ठीक ऑप्शन डी जो है ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये 32 पर आ जाइए। व्हाट हैपन्स टू द इंथैल्पी चेंज व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आर डबल। कह रहे हैं कि एक केमिकल इक्वेशन है, उसमें जो कोएफिशिएंट लगे होते हैं, आपने देखा होगा रिएक्शन में कोएफिशिएंट 2, 3 कुछ लिखा होता है, तो कह रहे हैं कि अगर वो डबल कर दिए जाएँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे इंथैल्पी, तो इंथैल्पी भी ज़रा डबल होगी, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डबल हो जाएगी। तो ये डबल्स, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट आपके पास 33 आ गया। कह रहा है दिस इज़ नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कह रहा है कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव वो होती है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव वो होती है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, तो डेंसिटी। डेंसिटी जो है इज नॉट एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव नहीं है, चूँकि ये इंटेंसिव है, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। डेंसिटी अमाउंट पर डेंसिटी जो है अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। मटेरियल जितना भी हो डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो लिहाजा ये इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव नहीं है, नॉट एन एक्सटेंसिव। तो लिहाजा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 34 दिस इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कर इनमें इंटेंसिव कौन सी है, इंटेंसिव जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, वो है रिफ्रैक्टिव, सॉरी ये आर है यहाँ पर, ये एरो है ना, यहाँ आर आएगा, जिसको रिफ्रैक्टिव कहते हैं, आर ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, स्पेलिंग में छोटी सी मिस्टेक है, ये आप देख लेना, रिफ्रैक्टिव आर ए आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव है, ये अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, 35 पर आ जाएं। द बल्क प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच आर इजीली मेजर आर नॉन एज। वो प्रॉपर्टी जिनको हम बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को खास नाम दिया गया है, क्या, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इसमें जो बल्क प्रॉपर्टी है उसको जब मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। 35 भी हो गया। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट 36 पर आ जाएं। एनी रियल और इमेजिनरी लाइन और वॉल विच सेपरेट अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड। करें सिस्टम और सराउंडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर पानी ले लेते हैं, तो पानी को बाहर की हवा जो इन्वायरमेंट उससे कौन अलग कर रहा है, बीकर की वॉल्स। तो वॉल्स जो है वो क्या है, बाउंड्री। तो ये है बाउंड्री, इसको बाउंड्री कहते हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो याद रखना कि सिस्टम का जो हीट कंटेंट होता है उन्हें एंथैल्पी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे सारे MCQs हो गए। अब हम इसकी आंसर की जो है वो आपके सामने आ चुकी है। इसको आपने क्या करना है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाकी जितनी भी स्लाइड्स आपको दिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, उनका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि मटेरियल आपके पास भी आ जाए और बाद में आप इसको रिवाइज कर सकें। अब इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 6 के MCQs आपको करवाएंगे।